में अगर ये लाइन पे आप आते हैं तो यहाँ भी आप आइएगा तभी यहाँ तक आएंगे, चाहे इस लाइन पे आप अगर आते हैं तो इस लाइन पे यहाँ आएंगे तभी आप L2 नीचे तक आएंगे। यानी कि ये दोनों लाइन में 4,2 जो है वो क्या है आपका कॉमन पॉइंट है। तो मैं आपको क्या बताया था, जब इक्वल नहीं है तो एक चीज दिमाग में आएगा, अच्छा इक्वल पहले ही नहीं है, C1 C2 पे हमको जाना ही नहीं है, यहाँ गए नहीं गए, तो ये कौन सा लाइन देता होगा? तो आप बोलोगे सर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। ये चीज बताए थे फर्स्ट केस, याद कीजिए कि आगे क्यों जाना है मुझे। जब मेरे पास कंडीशन मैच कर गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जैसी ही ये कंडीशन नॉट इक्वल टू आ जाता है फर्स्ट ही में, तो वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन दे देगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने नया चैप्टर का स्टार्ट किया था, एक टॉपिक हमने लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था, कुछ इक्वेशन बनाए थे, फिर ग्राफिकल मेथड था, न्यूमेरिकल्स था, वो सब हमने किए थे, है ना, वो चीजों को समझा था। बट आज इस नए सेशन में मैं आपका, है ना, एक नए टॉपिक पे पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। ग्राफिकल मेथड जो हमने पढ़ा था अभी तक, इसमें सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। वन सॉल्यूशन की बात करेंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस नए सेशन में फिर से मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर इन द स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा टारगेट फिक्स है और बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें इस नए सेशन में क्या क्या सीखने को मिलता है। देखिए, जैसा कि आप 3 डायग्राम देख रहे होंगे अपने सामने, है ना। तो इस 3 डायग्राम में आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि डायग्राम एक लाइन का है, इंटरसेक्टिंग है, एक लाइन है, और दो लाइन एक पैरेलल फॉर्म में है ना। ये चीज आप 3 डायग्राम देख रहे हैं। तो चलिए तीनों को लाइन बाय लाइन एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब क्या है, ये जो है ना, ये एक लाइन है आपका, लाइन N1, है ना, लाइन L2। तो ये, अच्छा इसमें इक्वेशन है ना, ये है आपका एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन है, एक x - 2y इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x + 4y इज इक्वल टू 20, ठीक। तो इसमें देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। 2 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे? तो देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, L1 और L2 जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और देखिए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4, 2 है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे इसका नाम आप लिख देंगे 4, 2, है ना, पॉइंट आउट कर दिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पॉइंट, एक 4 एक 2, आपको सॉल्यूशन देगा। कहने का मतलब आप एक चीज याद रखिए कि कोई भी लाइन जो है जब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। कितना बार इंटरसेक्ट करता है, एक बार करता है या मेनी टाइम्स करता है, फर्दर हम लोग समझेंगे इस चीज को। बस यू विल हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, दैट कि जब लाइन इंटरसेक्ट करता है यानी कि टच करता है या मीट करता है एक दूसरे से, तो वहां पे वो सॉल्यूशन देगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट क्या है, 4, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है। उसी चीज को मैं यहां लिख दिया हूं, यहां पे देखिए आप 4, 2, ये जो है 4, 2 इज द ओनली कॉमन पॉइंट। इसमें 4, 2 एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों में कॉमन है। अगर मैं आपको बात करूं कि x - 2y इज इक्वल टू 0 में कौन सा पॉइंट होगा, तो आप कहोगे सर ये कैसे बता सकते हैं। अगर मैं कहूं 3x + 4y इज इक्वल टू 20 जो है उसमें कौन सा पॉइंट होगा, तो आप कहोगे सर ये इसी का इक्वेशन है, लाइन का ही। बट लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर लिया ना, ऐसे इंटरसेक्ट कर लिया, तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो कॉमन पॉइंट कैसे आया होगा, आप सोचिए। कॉमन पॉइंट ऐसे आया होगा, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना। तो 4,2 जो है ये आपको एक पॉइंट मिल रहा है जो कि कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है।
दोनों में अगर ये लाइन पे आप आते हैं तो यहां भी आप आइएगा तभी यहां तक आएंगे। चाहे इस लाइन पे आप अगर आते हैं तो इस लाइन पे यहां आएंगे तभी आप L2 नीचे तक आएंगे। यानी कि ये दोनों लाइन में 4,2 जो है वो क्या है आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक, बोथ द लाइंस। देखिए यहां लिखा हुआ उसी चीज को, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पे इंटरसेक्ट करता है ना, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 4,2 क्या है, 4,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का 4,2 पॉइंट जो है, जो कि कॉमन है दोनों लाइन में, वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। बस यही चीज कह रहा है आपको, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए सॉल्यूशन मिल गया, तो सॉल्यूशन में यहां पे लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। आपको याद होगा, जो भी हमारे बच्चे हैं प्रीवियस लेक्चर हमारा देखे हैं शुरू से अभी तक, है ना, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहां जाके देखिए जरूर, तो उनको मालूम होगा यूनिक सॉल्यूशन का। जैसे यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 और 2 ये दो पॉइंट ऐसा है ना जो कि कॉमन है दोनों में, और ये दोनों में कॉमन है केवल 4 और 2 बस, बाकी कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा। कौन सा पॉइंट कॉमन होगा दोनों इक्वेशन में, तो आप कहोगे सर 4 एंड 2, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये बदलेगा नहीं, ये यूनिक है ना, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन कहा गया। ठीक, अब दूसरा डायग्राम आप देख रहे होंगे कि एक लाइन है ना, एक लाइन है यहां, और L1 है और L2 है। आप कंफ्यूज हो गए, सर L1 तो ठीक है एक लाइन, बट एक और लाइन आप कह रहे हैं। हाँ, इसमें बाबू क्या है कि एक लाइन जब दूसरे लाइन पे ओवरलैप हो गया ना, ठीक, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। एक्चुअली में क्या है, दो लाइन है, तो आप इसको एक बार ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो समझ में आएगा, और इसलिए मैं इसको छोड़ा था कि आपको दिखाऊंगा मैं। ये हो गया है ना। ये कौन सा इक्वेशन है, देखिए यहां पे इक्वेशन मैं लिख दिया हूं कि 2x + 3y एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y इज इक्वल टू 18, है ना। तो क्या हुआ कि एक लाइन और दूसरा लाइन जो है वो ओवरलैप कर गया है एक दूसरे पे, है ना। तो इसको यहां पे मैं लिख दूं 2x + 3y इज इक्वल टू 9, और यहां पे मैं लिख दूं 4x + 6y इज इक्वल टू 18। तो क्या किया है, ओवरलैप किया है। अब ओवरलैप जब कर रहा होगा तो मैं पूछूं कि कितने पॉइंट हैं जो कि कॉमन है दोनों लाइन में। जस्ट थिंक लाइक अ लेमैन, है ना, एकदम बेसिक आप सोचो कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे मान लो ओवरलैप कर जाता है तो कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि आपको सॉल्यूशन देंगे, जैसे दिस एंड दिस। अब देखिए, अब दो है कलर, देख रहे हैं आप यहां पे क्या है, इज इट विजिबल टू यू, ये दो है ना, एक ब्लू एक ग्रीन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये दो कलर को एक दूसरे पे ओवरलैप करा दिया तो एक कलर दिख रहा है आपको, है ना, तो ओवरलैप कर गया। तो आप सोचो कि ये जो ओवरलैप किया है दोनों पेन, है ना, तो कितने ऐसे पॉइंट है जो दोनों में कॉमन होंगे। इंटरसेक्टिंग वाले में तो देख लिया आपने कि एक सर पॉइंट ऐसा मिल रहा है 4 और 2 जो है वो कॉमन है दोनों लाइन में, बट यहां पे एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर गया या कोइंसाइड कर गया है, उसको बोलेंगे हम, है ना। तो कितने पॉइंट होंगे जो कि कॉमन होंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए जानना होगा कितने पॉइंट होंगे। तो आप कहोगे सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, है ना, और सॉल्यूशन, क्योंकि जो पॉइंट मिलेगा वही तो आपका सॉल्यूशन होगा, है ना, इस इक्वेशन का। एम आई राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्यों, इसमें जैसे 4.2 था, 4,2 था, वो क्या था, एक कॉमन पॉइंट था, उसी से सॉल्यूशन उसी को कहें हम, ये एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से अब ढेर सारा पॉइंट है, ओवरलैप कर गया ना, देखिए ऐसे 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 ढेर सारा पॉइंट होगा। क्या पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं क्या, तब बोलोगे नहीं। तो वही वजह है कि इनफाइनाइट नहीं काउंट कर सकते हम,
बस इसलिए हम इसको बोल दें इनफाइनाइटली इट हैज मेनी पॉइंट, सो इट विल गिव यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज तो एक दूसरे पे also coincide कोइंसाइड लाइंस है ना, एक दूसरे पे यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया गया? कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड जो कहते हैं, ठीक है, या कोइंसिडेंट बोलते हैं ना, कोइंसाइड लाइन है। तो इससे आपको क्या मिल गया है? देखिए यहां लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नाउ यू आर, है ना, clearly understand what are the reason behind this to have infinitely many solution। ठीक, समझ में आ गया आपको? तीसरा डायग्राम पे आइए आप। देखिए तीसरा डायग्राम भी आप देख रहे होंगे, इसका मैं इक्वेशन लिख दिया हूं। देखिए x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये हुआ इक्वेशन 1, और दूसरा है 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहां पे दो लाइन है L1 एंड L2, ये पैरेलल है। अगर आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, ऐसे अगर पैरेलल है तो कौन सा पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा? तो आप कहोगे सर देयर इज नो वन पॉइंट, है ना, यहां पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं, देयर इज नो पॉइंट विच इज कॉमन टू बोथ लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा, है ना, कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो कि पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में आए, है ना। कॉमन पॉइंट आने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट या तो कोइंसाइड कर जाए उस पे एक लाइन दूसरे लाइन पे, या अदरवाइज उसको इंटरसेक्ट कर दे, या उसको टच करते हुए मींस इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, जैसे कि केस 1 में, केस 2 में, मतलब एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 2 में आपने देखा। बट यहां पे तो पैरेलल है, इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा। यू कैन सी हियर, यहां पे मैं पॉइंट दे दूं, ठीक, यहां पे बहुत जगह मैंने पॉइंट दिया। क्या दोनों लाइन में कॉमन है क्या? ये सर कैसी बात कर रहे हैं आप, कहां कॉमन है? आप बीच में बोल रहे हैं इसको, कॉमन कहां? कॉमन का मतलब क्या हो? जो एक दूसरे में हो वो कॉमन हुआ ना। इक्वेशन जो आप कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं? दोनों में से कॉमन पॉइंट, एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन पॉइंट, है ना। तो जो दोनों में हो, ये दोनों में कहां है? ये लाइन तो यहां गया, ये लाइन तो यहां गया, कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है? देन वी आर नॉट एबल टू से, बिकॉज कहीं पे भी ये दो कंडीशन भी नहीं आ रहा है इससे। इसलिए ये क्या होगा? बोथ लाइन्स, या देखिए यहां लिखा हुआ हूं, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइन्स जो है वो क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। सो देयर आर नो सॉल्यूशन, समझे? नो सॉल्यूशन, सो इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी टोल्ड इट, है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ। इसलिए मैं उस समय आपको क्या बोला था स्टूडेंट, कि जब इंटरसेक्ट कर जाए लाइन एक दूसरे को, या टच करे या मीट करे, तो समझिए कि इट इज गिविंग सॉल्यूशन। अगर उसके अलावा कोई ऐसा कंडीशन हो, इट मींस इट इज नॉट गिविंग सॉल्यूशन। सिंपल सा एक बात याद रखना है आपको, है ना। उसके बाद ये तीनों कंडीशंस हैं यू हैव, है ना। तो इसमें इक्वेशन की इसका मैं लिख देता हूं। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। और ये वाला क्या हो गया इक्वेशन? 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इसमें कुछ था ही नहीं कि ये वाला पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, इंटरसेक्ट किया 4.4,2, एक हमें पॉइंट मिला, है ना, जो कि कॉमन था दोनों में, और वही सॉल्यूशन भी था। गेटिंग इट? ठीक। दूसरा में देखिए दो इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? अब पूछोगे सर ये कैसे आप कह सकते हैं ओवरलैप कर रहे हैं? देखिए दोनों सेम इक्वेशन है। अब ये जैसे इक्वेशन अलग है, बट ये वाला देखिए ये सेम है। समझिए, 2 कॉमन ले लें तो 2x + 6 3y हो जाएगा। देखिएगा 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
इज इक्वल टू 18 होगा कि नहीं? तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दोगे तो 9 आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी तो कंफर्म होना चाहिए था। जो बच्चे अगर इस चीज को पकड़ लिए, इस चीज को समझ गए कि सर इक्वेशन दोनों अलग है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने पे ही आया, ये अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो हमने आपको समझा दिया। तो ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप कर गया तो इतने कॉमन पॉइंट है कि सर हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या देगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। और पैरेलल लाइन में कोई ऐसा, तीसरा में देखिए पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन एक दूसरे में को टच नहीं कर रहा है, यानी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सो इट हैज नो सॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में ये चीज को हमने समझ लिया है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कुछ इसके केस देखेंगे, केसेस, है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आप देख रहे होंगे कि जनरल जो फॉर्म है वो लिखा हुआ है। तो टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है? ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जैसे अगर कोई इक्वेशन हम लिखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे यहां मान लो x प्लस 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये 1 वेरिएबल हुआ है ना, और ये जो y है वो 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल का इक्वेशन इस तरह का होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं ऐसा लिख दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो क्या कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि सर 2 फॉर्म होना चाहिए वेरिएबल का, एक x है दूसरा y है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और एक टर्म जो है c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया आपका कौन सा, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग लाइन का जो लिए थे, देखिए ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन, तो इसका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म ये हुआ, इसका a2 मान लेते हैं, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, तो आपको पता है कोएफिशिएंट, अगर कोई टर्म है उसके कोएफिशिएंट में कोई नंबर होता है ना। अगर मान लीजिए 2x है, अब मैं कहूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस 5x। अगर कोएफिशिएंट मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, यू विल से माइनस 5। तो यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन में होता है उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, तो देखिए a1 कोएफिशिएंट टर्म में है, b1 भी कोएफिशिएंट में, c तो कांस्टेंट टर्म है ही। तो अब देखिए एक चीज, आप अगर मैं कहूं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो a1 क्या होगा? तो अब देखिए a1x आप रिलेट कीजिए, यहां पे ऐसे लिखा है ये a1x प्लस b1y प्लस c1, और है आपका 2x माइनस नहीं x माइनस 2y है, x माइनस क्या है 2y इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए ये इसको रिलेट कीजिए आप x से, तो ये वाला टर्म इसका a1 हो जाएगा ना, और y से रिलेट करिए तो b1 2 हो जाएगा ना, माइनस 2 मीन्स साइन को तो लेके चलना है ना, और c1 का यहां आ गया, तो सर इसको इधर ले आएगा तो माइनस 0 नहीं हो जाएगा, तो 0 प्लस या माइनस, तो ये चीज को अगर उधर ले जाएगा माइनस c1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म आपको क्या मिल जाएगा 0। तो इसी टर्म पे है ना, तो आप यहां लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे ऐसे नहीं करके यहां यही कर देता हूं, मैं अलग से नहीं करूंगा, यहां पे मैं क्या कर दे रहा हूं प्लस 0 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, यही ना टर्म है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर प्लस 0 कर दे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रिलेट कीजिए, आप इसको मिटा दीजिए, तो देखिए ये टर्म कांस्टेंट होता है तो ये इससे रिलेट हो गया। तो यानी कि अगर मैं a1 के जगह पे 1 कर दूं, यहाँ पे क्या है b1 के जगह माइनस 2 तो है ही, और c1 0 है ही, तो इसी तरीके से a1 क्या हो जाएगा, रिलेट करो आप, x कोएफिशिएंट क्या है वो a1 होना चाहिए, तो a1 1 हो गया सर, b1 में पूछूं तो कहूं सर माइनस 2, c1 में पूछूं सर प्लस 0 है तो 0 ले लेंगे हम, है ना। तो ये चीज आप देख लिए यहां पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये चीज हो गया। अब दूसरा है ये
3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 में। इसी तरह से a2 आप निकालेंगे तो आप कहोगे सर इसको रिलेट कीजिए, देखिए ऐसे कर दीजिए आप, ऐसे, इसको फिर इससे कर दीजिए ऐसे, ये सम, और ये टोटल इसके साथ चला जाएगा। साइन को ले लीजिएगा, मैं नहीं ले रहा हूं, घिचपिच हो जाएगा थोड़ा यहां। तो देखिए a2 क्या हो गया 3, तो a2 का वैल्यू 3 हो गया कोएफिशिएंट का, है ना, ले लेंगे हम। b2 क्या है तो आप कहोगे सर +4, तो बिल्कुल देखिए 4 है। c2 क्या होगा तो -9 साइन लेके चलना है, तो c2 इज इक्वल टू -20। तो ये चीज देखिए, यहां से आपके पास ये आया b1, a1, b1 और a2, b2 और c2 है, और यहां से आपके पास आया a1, है ना, ये b1 और ये c1। अब देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि मुझे रिलेट करना है, रिलेशन लाना इन दोनों इक्वेशन में, है ना, तभी मैं बता पाऊंगा देख करके कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है ना, या पैरेलल लाइन है या कुछ है, जो भी है। ठीक, तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1, तो ये आप 1 रख दिए। a2 कितना है तो आप कहोगे सर 3, तो 1 अपॉन 3। अब देखिए b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है -2, b2 कितना है तो 4, तो डिवाइडेड बाई 4। c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है c1 0, 0 अपॉन c2 तो -20। तो ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग बिकम्स 0, है ना। तो ये चीज देखिए, तो अब बताइए क्या 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4 है, तो 2 बार में, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/2 है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए लगा दिया मैंने। ये देखिए यहां पे लगा हुआ है ना, इसको आप हटा दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो लगा हुआ है ना। ये देखिए आप यहां लगा हुआ है कि नहीं, नॉट इक्वल टू। तो इस तरह का जो फॉर्म आ गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कौन सा लाइन देगा, तो ऐसा अगर कंडीशन आता है आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, then you will say that these are intersecting lines. What type of line this is? So intersecting line. Are you getting my point? Intersecting line you will say. ये क्या हो गया intersecting। अच्छा, अब मेरे बच्चों एक चीज बताना, तो सर C1 अपॉन C2 का, तो मैं अगर कहूं कि आगे क्यों जाना है मुझे, जब मेरे पास कंडीशन मैच कर गया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो जैसे ही ये कंडीशन नॉट इक्वल टू आ जाता है फर्स्ट ही में, तो वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन दे देगा, तो मैं c1 अपॉन c2 तक क्यों जाऊं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं होने वाला। हाँ, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा अगर आ जाएगा, तब हम लोग c1 अपॉन c2 की ओर बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जा रहा है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो गया। तो जब ये केस आ ही गया, कोई भी इक्वेशन अगर आ जाता है ऐसे 3 लिखा हुआ है, एक यहाँ पे अपॉन में, दूसरा अपॉन में, या तीसरा अपॉन में लिखा हुआ हो, तो अगर पहला ही कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल जाएगा, तो मैं c1 अपॉन c2 क्यों चेक करूंगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गया, बात खत्म, क्योंकि उसके बाद कोई टर्म नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। उसी तरह से चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे में ये 2 और केस जो देख रहे हैं साथ में मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं साथ में, आपको पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है साथ में बताना है इसको। चलिए देखिए, ये जो सेकंड केस आप देख रहे हैं यहां पे, तो यहां पे एक चीज गौर कीजिए, जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है ना, जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है वो चीज आपको पता चल गया होगा। इक्वेशन देखिए आप, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, और एक है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस तरह का आप देख रहे हैं यहां पे। ठीक, अब चीज समझिएगा, ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये चीज आप समझिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको हम इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख रहे हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। आप जब रिलेट करेंगे ऐसे, इसको इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, ये सब बताया हुआ हूं मैं आपको, है ना, ये b1 है। तो अब देखिए इसी तरह से इसका पूरा का वैल्यू आ जाएगा, माइनस भी लेंगे, अभी हम यहाँ छोड़ दिए हैं क्योंकि घिचपिच हो जाता बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे लेकर के चलेंगे आप, ठीक। तो देखिए ये चीज है। अब a1 क्या मिलेगा यहां से, तो आप बोलोगे सर 2, b1 क्या मिलेगा 3, c1 क्या होगा -9, साइन के साथ लेके चलना है हमको, है ना। तो ये वैल्यू आ गया आपका b1, a1, b1 एंड c1। जस्ट लाइक दिस, यहां से a2 आप देखोगे तो कहोगे सर a2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और b2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, c2 इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के हमने रिलेट कर लिया। अब देखिए सीधा सीधी आप कंडीशन लिख दीजिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक। ये आपने लिख दिया। अब वैल्यू पुट कीजिए, a1 क्या है तो 2, a2 क्या है अपॉन 4, है ना, b1 क्या है तो आप कहोगे सर 3 अपॉन b2 क्या है तो देखिए b2 6, तो अपॉन 6 इज इक्वल टू c1 क्या है तो -9, c2 क्या है -18 अपॉन -18 कर दोगे तो देखो दो बार में कैंसिल आउट, 2 दूनी के 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 9 2 18 हो गया, और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखा जाए तो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। तो यहां से आपको क्या पता चला कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। कैसे कहें, देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यही ना आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए यही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर ऐसा आ जाता है तो कोइंसाइड लाइन हो गया। कौन सा लाइन हो गया? कोइंसाइड। तो इक्वेशन से भी आप पकड़ सकते हैं। पहला देखिए वही इक्वेशन 2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस पे आ गया कि नहीं आ गया ये? तो आप जब इक्वेशन सेम आ जाएगा तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा? तो आप बोल दोगे सर वो कोइंसाइड का ही कंडीशन हो जाएगा। यस, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर दिमाग को खोले रखोगे तो ये चीज समझ में आएगा आपको थोड़ा, है ना। और मेरे क्लास में खोल के ही रखना होगा, ठीक, दिमाग को। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, है ना। तो ये कंडीशन हो गया। अब मैं दोनों साथ में क्यों बता रहा हूं, पहले ये तो समझ गए आप, कोइंसाइड लाइन। चलिए अब देखिए केस थर्ड क्या कहता है। देखिए x प्लस 2y माइनस 4 है ना। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12। ये हो गया दूसरा इक्वेशन और ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो लिख दिए, है ना। ये दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। अब देखिए यहां से a1 फ्री कीजिए, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो यहाँ पे a1 1 आया, b1 क्या आया 2 आया, करिए रिलेट। c1 क्या आ गया, साइन के साथ लेना है तो -4, देखिए लिखा हुआ हूं मैं। a2 रिलेट करिए, a2 क्या आएगा तो 2, b2 क्या आएगा तो 4, है ना। ये सब तेज बताने का है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। आप देख रहे होगे मैं बार बार समझा चुका हूं। c2 इज इक्वल टू -12, ये चीज। तो सबसे पहला कंडीशन बाबू आप लोग तो ये करेंगे कि ये लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपने लिख दिया, चलिए लिख दिया भाई। अब आ जाइए, a1 क्या है तो 1, a2 क्या है 2 तो 1/2, b1 क्या है 2, b2 क्या है 4 तो 2/4, है ना। c1 क्या है तो -4, c2 क्या है -12 तो -4/-12। तो अब देखिए 2 2 दूनी के 4, 2 बार में ये आ गया, ये 2 हो गया यहाँ, है ना। यहाँ पे माइनस माइनस कट गया और 4 3 12। तो लास्टली आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, इज इक्वल टू 1/3। तो क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/3 है? तो कहोगे नहीं सर, तो इसको ऐसे कर देंगे। तो ये चीज आ गया। तो इससे आपको क्या मिला, तो कहोगे सर आप हमको मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का। किसका कंडीशन? पैरेलल लाइन का, है ना, ये कंडीशन होता है। तो मैं देखो साथ में क्यों बताऊं, अब समझना, अब रिलेट करना चीजों को। यहां पे ये चीज अब रिलेट करना समझ में आएगा आपको। ये देखो ये इक्वेशन और यहां से ये देखो, इसको जरा क्या समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे
कि सर एक चीज गौर करने पे पता चल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, हाँ, इसमें भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। यस, यही मेरा बताने का मोटिव था कि दोनों साथ में बता रहा हूं। दिस इज माई मोटिव कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 अगर आ जाए कंडीशन में, तो क्या यू आर एबल टू से कि दिस इज कोइंसाइड लाइन का कंडीशन है या पैरेलल लाइन का कंडीशन है? हो गया क्या एबल? तो आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ऐसा कंडीशन है जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है दोनों में, है ना? इसलिए मैं साथ बताया था ताकि आप देख सको, आप चीजों को रिलेट कर सको। यहां पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये आप देख रहे होंगे। ऐसे आइए, ऐसे मैं बना देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना? इसको इधर से कर लो आप, ऐसे ये दिख रहा है। और ये कंडीशन भी आपको दिख रहा है ना? ये वाला, ये दोनों सेम है और दोनों का कंडीशन अलग। ये कोइंसाइड लाइंस का कंडीशन पे है और ये पैरेलल लाइन के, है ना? तो कौन डिसाइड करेगा? तो आप बोलोगे सर एक चीज तो क्लियर हो गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो डिसाइड नहीं करने वाला है ये चीज, डिसाइड करेगा c1/c2। अगर c1/c2 बराबर आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के, ठीक, तो आप क्या कह दोगे कि वो कोइंसाइड लाइन का कंडीशन है, ऑल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं उसमें, इसलिए उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइंस। कि अगर लास्ट वाला c1/c2 बराबर आ जाए, है ना, तो हो गया कोइंसाइड लाइन का कंडीशन। अगर c1/c2 बराबर नहीं आए तो हो जाएगा पैरेलल लाइन का कंडीशन। समझे? दिस इज माय मोटिव, है ना? यही मेरा मोटिव था आपको साथ में बताने का। तो ये चीज आपको अब क्लियर हो गया। अब बताइए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो c1/c2 का जरूरत होगा क्या? तो कहोगे नहीं सर, जब पहला ही हमको नॉट इक्वल टू आ जाता है तो वही हमको क्या दे देगा? इंटरसेक्टिंग लाइन दे देगा, तो हम फिर c1 c2 पे क्यों जाए, है ना? ये चीज ठीक। अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, तो दो कंडीशन आ सकता है, एक कहोगे कोइंसाइड का कंडीशन, दूसरा पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप कहोगे सर डिसाइड करेगा c1/c2। अगर c1/c2 बराबर आ गया तो वो कोइंसाइड लाइन का कंडीशन हो जाएगा, अगर c1/c2 बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल लाइन का कंडीशन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका और थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसको हम लोग एक अरेंज में लिख लेते हैं, उसको फिर याद रखिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे जो मैं अभी आपको बताया हूं उसी को मैंने लिख दिया है। देखिए यहां पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि ये जो कंडीशन है ना, इक्वल नहीं है। तो मैं आपको क्या बताया था, जब इक्वल नहीं है तो एक चीज दिमाग में आएगा, अच्छा इक्वल पहले ही नहीं है, c1 c2 पे हमको जाना ही नहीं है, यहां गए नहीं गए, तो ये कौन सा लाइन देता होगा? तो आप बोलोगे सर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। ये चीज बताए थे फर्स्ट केस, याद कीजिए आप, है ना, पहला। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक और पॉइंट बताया था कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ऐसे, तो 4.4,2 वाला एग्जांपल दिया था ना, तो 4.4,2 को मैंने क्या कहा था? यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो नंबर चेंज नहीं होने वाला, आंसर आएगा जब सॉल्यूशन आएगा उसका, तो वही सॉल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों पॉइंट, दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट होगा 4.2, तो इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट लाइन भी होगा। कौन सा लाइन होगा? कंसिस्टेंट लाइन होगा, ये याद रखिएगा। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। चलिए अब देखिए पहला तो हो गया हमारा। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तो दोनों में है, डिसाइड कौन करता है कि कौन साइड होगा? पैरेलल। तो आप कहोगे सर c1/c2 डिसाइड करता है, अभी जस्ट बताया। तो एक ये कंडीशन है जहां पे तीनों इक्वल है। तो अब बताइए तीनों पॉइंट इक्वल कर रहा, तो आप ऐसे भी ट्रिक से याद रखो, तीनों पॉइंट यानी हर पॉइंट इक्वल होगा।
तो कंसिस्टेंट लाइन भी होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगा तो कौन साइड है, सब पॉइंट जब इक्वल है तो कौन साइड है, और जब कौन साइड है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है अब, है ना? ये चीज याद रखिएगा, ये कौन साइड है ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सब समझा चुका हूं मैं। अब आ जाइए तीसरा में, देखिए A1/A2 है ना इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन है। तो देखिए मैं पहले आपसे क्या बोला था कि C1/C2 डिसाइड करता है, तो इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इज नॉट इक्वल टू, तो यानी कि पैरेलल हो गया। क्यों हुआ समझाया था, तो ये हो गया पैरेलल। और इसके साथ क्या होगा कि जब ये पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन देता है, तो ये भी आपको याद है ना, नो सॉल्यूशन। और ये क्या होता है? इनकंसिस्टेंट लाइन होता है। देखो पैरेलल लाइन है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट है, ऐसे आप याद रख लो इसको, है ना। थोड़ा बहुत ट्रिक कि पैरेलल लाइन है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बाकी दो कंसिस्टेंट होगा, है ना। अगर ये पूछ दे तो ऐसे याद रख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना ये चीज। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हमने बहुत अच्छे से चीजों को समझा, है ना। क्या समझा था कि हम लोग ये चीज देखे थे कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका हमने बारे में बढ़िया से समझा इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन में। तो स्टूडेंट जो भी नए बच्चे जुड़े हो, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा जो पहले का लेक्चर्स है ना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाइए और एक अरेंज वे में चीजों को देखिए, फिर यहाँ तक आइए, देन यू विल एंजॉय योर स्टडी, है ना, बिकॉज वी एंड आवर टीम आर प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी एजुकेशन हियर। सो आप मेरे साथ बने रहिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सब देखा, तो चलिए अब उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे उससे रिलेटेड, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।